नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आज हम इस एपिसोड के 40वें भाग में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास को लगातार पढ़ रहे हैं। इसमें हम स्पेक्ट्रम बुक के अलावा विपिन चंद्रा की बुक है, NCERT की बुक है, तमाम सारी दूसरे पब्लिकेशंस की किताबें हैं, जिनकी सहायता से तमाम सारी चीज़ें आपके सामने हम प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और एक ठीक तरीके से आपको जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये टॉपिक्स ठीक तरीके से समझ में आते भी होंगे। इस क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि क्या आज हम लोगों को पढ़ना है, क्या समझना है। इस लेक्चर की PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम में विरत दुबे 01 जो कि यहाँ लिखा है, इसको आप टाइप करेंगे तो जुड़ सकेंगे, या फिर आप सीधे इसे स्कैन भी कर सकते हैं और स्कैन करके आसानी से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे सोशल मीडिया पर भी विरत दुबे 01 नाम से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमें खोजेंगे तो हम आपको यहाँ पर विरत दुबे 01 नाम से ही मिल जाएंगे। आज हम इकाई 4 में है और इकाई 4 जो है वो सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करता है। कल भी हमने इसी पर चर्चा की थी और परसों भी हमने इसी पर चर्चा की। कल सुधार आंदोलनों में जो चैप्टर 9 था, यानी कि अध्याय 9 जो था, उसमें मैंने आप लोगों को ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा या समाज जो था उसके बारे में चर्चा किया था, और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय जो इससे संबद्ध थे, राजा राम मोहन राय जो इससे संबद्ध थे, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम इसी में ही, यानी कि ये एक पॉइंट हो गया जिस पे कल हमने चर्चा करी, आज हम इसी पे ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम शामिल करेंगे अपने विषय में प्रार्थना समाज को। प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज को जब हम पढ़ रहे होंगे तो इसमें हम आचार्य केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ेंगे, केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आचार्य केशव चंद्र सेन के बारे में कल हम लोगों ने ब्रह्म सभा में भी पढ़ा था। इसके अलावा हम इसमें आत्माराम पांडुरंग के बारे में पढ़ेंगे, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ महादेव गोविंद रानाडे, इन सब लोगों के बारे में आज हम विस्तृत व्याख्या के साथ इस पूरे अध्याय को पढ़ने वाले हैं। केशव चंद्र सेन जी के बारे में कल कुछ बातें हमने पढ़ी थी, उसी चीज को ऐड ऑन करते हुए हम आगे की चीजों को लगातार कवर करेंगे आज। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, स्टडी IQ IAS हिंदी लाइव फाउंडेशन बैच प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभ किए गए हैं। इसमें लगातार 3 बैच शुरू हो चुके हैं। तीसरा बैच जो था वो 3 अप्रैल से शुरू हो चुका है, 3 अप्रैल से, और इसमें एडमिशन लेने के लिए आज सेकेंड लास्ट डे है, यानी कि आज 6 तारीख है। आज इसमें अगर आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो फिर आपके लिए कल एकमात्र दिन शेष बचेगा, क्योंकि एडमिशन लेने की अंतिम तिथि जो है वो 7 अप्रैल है। तो 7 अप्रैल से पहले आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस प्राइस में 18,999, जो कि सबसे न्यूनतम शुल्क है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको महंगा ही पड़ेगा। जैसे कि जब आप एडमिशन लेने चलोगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करके आपको यहाँ पर ये 2 ऑफर्स अवेलेबल दिखाई देंगे, इस पे क्लिक करोगे। कोई भी ऑफर, ये 2 ऑफर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इनमें में से किसी भी ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको महंगा ही पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पे जो ब्लैंक कॉलम पड़ा है इसमें आप विरद लाइव लिखेंगे, VIRADLIVE, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। विरद लाइव कोड को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अप्लाई करिएगा और अपने पेमेंट ऑप्शंस के आगे बढ़ जाइएगा जब आप यहाँ पर देखें कि 18,999 शुल्क दिख रहा है। तो ये है एडमिशन लेने की प्रक्रिया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सब लोगों ने लाइव फाउंडेशन बैच, जो लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने लाइव फाउंडेशन बैच का आनंद लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं लिया है वो लोग जल्दी से जल्दी इसमें एडमिशन ले लें। चलिए, जैसे कि लेक्चर की शुरुआत में मैंने बताया कि आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो हमारा फोकस इसी पर रहेगा। देखिए, शुरुआत में तो अभी हम जो 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति से पहले से कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार जो है वो होने प्रारंभ हुए, शुरू हुए। उसके बाद धीरे धीरे ये सुधारों की संख्या आगे बढ़ती रही और 1857 की क्रांति के बाद भी सुधार हुए। तो इस क्रम में हमने कल आप लोगों को ब्रह्म समाज के बारे में बताया था।
और कल जब हम ब्रह्म समाज के बारे में बता रहे थे तो मैंने आपको राजा राम मोहन राय जी के बारे में बताया, और फिर मैंने बताया कि जब उनकी 1833 में ब्रिस्टल में डेथ हो गई तो उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको जो है आगे बढ़ाया, उसका कार्यकाल जो है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बाद केशव चंद्र सेन जो हैं वो ब्रह्म समाज से जुड़े, और फिर उन्होंने ब्रह्म समाज का विस्तार किया। और जब उन्होंने विस्तार किया तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बंगाल से बाहर भी ब्रह्म समाज का विस्तार किया। बंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, पंजाब इत्यादि जो राज्य थे, जिसको संयुक्त प्रांत भी कहते थे उत्तर प्रदेश को, वहां सब में इन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ जी के बीच में मनमुटाव हो गया। देवेंद्र नाथ टैगोर, इनके बीच में आपसी मतभेद हो गया, इन दोनों लोगों के बीच में। और जो ये मतभेद हुआ तो मैंने बताया कि इस मतभेद के बाद में अलग अलग कई सारी संस्थाएं चली, जिसमें मैंने आप लोगों को कल भारतीय ब्रह्म सभा, साथ ही साथ आपने देखा कि जो मूल ब्रह्म सभा है, जिसको आदि ब्रह्म सभा का नाम दिया गया, तो आदि ब्रह्म सभा चलाई गई। और इसके अलावा एक साधारण ब्रह्म सभा, इन सब चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि समय के अनुरूप बार बार इन सभाओं को, ये जो संस्थाएं हैं, इनको बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे प्रार्थना समाज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजों को पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि थोड़ा सा रिकनेक्ट हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आप आगे देखेंगे कि केशव चंद्र सेन जी का अद्वितीय स्थान रहेगा प्रार्थना समाज के एस्टैब्लिशमेंट। इसलिए केशव चंद्र सेन जी को हमें थोड़ा और समझना होगा। जितना कल समझा था उससे थोड़ा और अधिक अभी समझना होगा, और उस समझ को विकसित करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमको केशव चंद्र सेन जी के बारे में और जानने होंगे। केशव चंद्र सेन जी जो हैं वो कई सारे जो यूरोपियन, या कह सकते हैं कि वेस्टर्न जो थिंकर्स थे, उनके विचारों से काफी प्रभावित थे। जॉन डी बैप्टिस्ट के प्रभाव से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा ईसा मसीह जो थे, उनके जो ज्ञान थे, उनसे भी काफी ज्यादा ये प्रभावित थे। साथ ही साथ सेंट पॉल जो थे, उनके विचारों से भी ये काफी प्रभावित थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो केशव चंद्र सेन जी हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य सभ्यता है या संस्कृति है, इसके बारे में समझ विकसित की थी। जैसे राजा राम मोहन राय जी, वो भी इस तरीके की चीजों से बहुत प्रभावित। उन्होंने भी बाइबल का अध्ययन किया था, मैंने बताया आपको। हिब्रू भाषा इसीलिए उन्होंने सीखी थी, ग्रीक भाषा इसीलिए सीखी थी। 1870 में, 1870 में आप यानी केशव चंद्र सेन जी जो हैं, ये लंदन गए। केशव चंद्र सेन जी 1870 के आसपास जो है करीब इंग्लैंड गए। आपने देखा होगा कि इससे पहले, ये देखिए 1885 में, 1865 में ही इनका आपसी मतभेद हो गया, और उसके बाद जो है 1870 में केशव चंद्र सेन जो है वो लंदन जा रहे हैं। 1870 में जब केशव चंद्र सेन लंदन गए तो वहां पर भी उन्होंने अपने विचारों का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया। तकरीबन 6 माह तक वहां पर उन्होंने प्रवास किया उसी जगह पर, और जो भी उनको ज्ञान था उसको
बांटने का कार्य और कुछ नई चीजों को सीखने का कार्य किया। और इस दौरान, इस 6 माह के दौरान लगभग 70 व्याख्यान उन्होंने लंदन में दिए। 70 व्याख्यान। और इस माध्यम से उन्होंने अपने ज्ञान का वहां पर प्रचार किया। अब इससे पहले अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि ये ब्रह्म समाज के सदस्य थे। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ब्रह्म समाज जो है, कल ही मैंने आपको बताया था, बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक रिफॉर्म्स में इन्वॉल्व था। अगर हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज जो है ये धार्मिक और सामाजिक दोनों तरीके के रिफॉर्म्स चाहता था। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार, ये प्रमुख उद्देश्य था अगर हम ब्रह्म समाज की अकेले बात करें तो। और जो कि राजा राममोहन राय के प्रभावों से, विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित था। तो फिर उसके आने वाले जो फॉलोअर हुए उस संस्था के, उन्होंने भी इस चीज को आगे प्रचारित किया था। तो 1861 में इसी बात का ध्यान रखते हुए एक चीज हमको ध्यान रखती है कि जब केशव चंद्र सेन जी ब्रह्म समाज में थे, जब ब्रह्म समाज के सदस्य थे केशव चंद्र सेन जी, तब उसी समय उन्होंने 1861 में इंडियन मिरर नाम का, इंडियन मिरर इस नाम का एक अंग्रेजी समाचार पत्र, अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक पत्र के रूप में इसको जाना जाता है। अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक पत्र का इन्होंने संपादन किया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो आपको ठीक तरीके से ध्यान होना चाहिए कि 1861 में उन्होंने इंडियन मिरर नाम का एक इंग्लिश समाचार पत्र भी जारी किया था, संपादित किया था। और 1872 में इन्हीं के प्रयासों से, देखिए चीजों को जोड़िए कल वाले लेक्चर के साथ, 1872 में ये आचार्य केशव चंद्र सेन ही थे। हालांकि अब वो आचार्य की पदवी पर नहीं रहे, 1865 में आचार्य पद जो है वो छीन लिया था। क्या नाम है, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो 1872 में ही उन्होंने ब्रह्म विवाह एक्ट जो है वो पारित करवाया था। इन्हीं के प्रयासों से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ था। ब्रह्म विवाह एक्ट। और खास बात यह थी कि ये जो ब्रह्म विवाह एक्ट है, इसमें बाल विवाह पूरी तरीके से वर्जित था, मतलब इसे अवैध घोषित किया गया था। और बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह, ये 2 प्रकार के विवाह जो हैं पूरी तरीके से अवैध घोषित किए गए थे। इसमें ये दोनों विवाह क्या थे, अवैध घोषित हुए थे। लेकिन अगर आप लोगों को कल वाला लेक्चर अगर ध्यान हो, या अवैध कह सकते हैं, ठीक है, अवैध घोषित इनको किया, इन 2 कृत्यों को। लेकिन आप लोगों को कल वाला लेक्चर अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो आप सब लोगों को मालूम है कि 1878 में इन्होंने स्वयं इसका उल्लंघन किया। याद है, स्वयं उल्लंघन किया। और कैसे किया ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उनकी 13 साल की बच्ची थी जिसका उन्होंने विवाह किया था, वह भी एक अल्पवयस्क राजा से। तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा विरोध हुआ इनका, और ब्रह्म समाज का एक बार से विघटन होते हुए फिर से दिखाई दिया या उनके सदस्यों के बीच में। और फिर आपको मालूम है कि इसी वर्ष 1878 में साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इसमें आनंद मोहन बोस जी का प्रमुख योगदान था।
आनंद मोहन बोस। और आनंद मोहन बोस जो हैं वो साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों को कल ही बताई थी, कल ही समझाया था। इसके अलावा दूसरे भी इसमें साथी सहयोगी थे, जिसमें शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ गांगुली। लिख देता हूं कुछ नाम। शिवनाथ या शिवनाथ एक ही बात है। शास्त्री, द्वारका प्रसाद गांगुली का भी एक नाम आपको ध्यान रखना है। विपिन चंद्र पाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा निश्चित रूप से, विपिन चंद्र। द्वारकानाथ गांगुली, ये सब लोग जो हैं ये साधारण ब्रह्म समाज के सदस्य थे। कल मैंने एक नाम उमेश चंद्र दत्ता का भी बताया था। उमेश चंद्र दत्ता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन सब लोगों ने भी जो है ये साधारण ब्रह्म समाज जो था इसको चलाया था। तो केशव चंद्र सेन के बारे में ये एक थोड़ा सा जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये एक थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद जिसकी उन्होंने पैरवी करी उस पर वो खरे नहीं उतरे और फिर कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन इसके अतर भी हमने बताया कि किस तरीके से इनका महत्वपूर्ण योगदान था ब्रह्म समाज को एस्टैब्लिश करने में और उसका प्रचार प्रसार करने में। साथ ही साथ उसे अन्य राज्यों में, बंगाल के बाहर प्रचार प्रसार करने में भी इनका योगदान था। फिर मैंने बताया कि बड़ी ही ओजवान, इनका तेजवान चरित्र था, उदार चरित्र था। बाद में मतभेद हुए, अलग अलग बातें हुई। आचार्य केशव चंद्र सेन जो हैं स्त्री शिक्षा और वेस्टर्न एजुकेशन, यानी विमेन एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन, स्त्री शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा पर विशेष जोर उन्होंने दिया था। और विशेष जोर देते हुए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, तो हमको एक बात यह भी ध्यान देना है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की जो स्थापना है वो भी आचार्य केशव चंद्र सेन ने करी है। केशव चंद्र सेन ने करी है। और इसका प्रमुख उद्देश्य अगर हम देखें तो इसका प्रमुख उद्देश्य है स्त्री शिक्षा, साथ ही साथ जो पाश्चात्य शिक्षा है इसको जो है इन्वॉल्व करना पढ़ाई में, और स्त्रियों को भी शिक्षा में से जुड़ने के लिए पहल करना, ये प्रमुख योगदान था। यही सब करते हुए 1844 में इनकी मृत्यु हो गई, केशव चंद्र सेन जी की मृत्यु हो गई। और जब आचार्य केशव चंद्र सेन जी की मृत्यु हुई तो मैक्स मूलर ने कहा, मैक्स मूलर नाम सुना है इनका, इन्होंने कहा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। ठीक है, तो ये इनका कोटेशन है एक, भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। ये आचार्य केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर इन्होंने कहा था। खैर, अब चूंकि लगातार बहुत देर से हम केशव चंद्र सेन के बारे में जान रहे हैं और टॉपिक पे में हेडिंग पड़ी हुई है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, तो ये क्या मैटर है, क्या है ये, इसका महत्व, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आचार्य केशव चंद्र सेन ही थे। एक बार ये महाराष्ट्र गए थे, महाराष्ट्र की यात्रा पर गए थे, मतलब मैंने आपको बताया विदेशी यात्रा भी इन्होंने करी, फिर उसी समय महाराष्ट्र की यात्रा पर भी गए थे। तो जब आचार्य केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र की यात्रा पर थे 1867 में, 1867 में,
तो उसी समय इनकी मुलाकात जो है वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग से हुई। आत्माराम पांडुरंग, इनसे हुई इनकी मुलाकात। और इन्हीं आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की सहायता से, केशव चंद्र सेन की सहायता से प्रार्थना समाज को स्थापित किया, स्टैब्लिश किया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये प्रार्थना समाज से ये कितना ज्यादा जुड़े रहे, या प्रार्थना समाज जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें आचार्य केशव चंद्र सेन जी का इतना नाम क्यों आ रहा है। ठीक है, प्रार्थना समाज स्थापित। ठीक है, अभी पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं। ये आत्माराम, आपसे पूछा जाए कि प्रार्थना समाज को किसने स्थापित किया, तो आप बताएंगे आत्माराम पांडुरंग जी ने स्थापित किया। लेकिन उसमें पूर्णतः जो विचार हैं, प्रेरणा है, ये जो है आचार्य केशव चंद्र सेन जी की है। अब इसके एस्टेब्लिशमेंट की भी एक छोटी सी कहानी है। 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा जो है वो स्थापित हुई। अब देखिए यहां पर ध्यान रखिए, 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने ये प्रार्थना समाज स्टैब्लिश किया है। वो एक अलग बात है कि उससे पहले उनकी मुलाकात जो है वो आचार्य केशव चंद्र सेन से हुई है। ये एक चीज हमको यहाँ पर सुधारनी होगी, ये 1844 नहीं है, 84 है। ये इसी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। 84 कर लीजिए, 1884 में इनकी मृत्यु हुई, 1884 में। ठीक है, तो वही मैं कह रहा था, 1867 में आत्माराम पांडुरंग से इनकी मुलाकात हुई, और आत्माराम पांडुरंग से मुलाकात होकर के उसी समय आत्माराम पांडुरंग जी ने ये प्रार्थना समाज जो है वो स्टैब्लिश किया। ये हमने आपको बताया। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता रहा था कि 1849 में, 1849 में, 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा, कहीं कहीं 1840 भी लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में परमहंस जो सभा है ये काफी ज्यादा मतलब कार्य कर रही थी, एक्टिव थी परमहंस सभा। और ये परमहंस सभा जो है ये धार्मिक सभा के रूप में, ये एक धार्मिक सभा के रूप में शुरुआत हुई थी। धार्मिक सभा का मतलब ये हुआ कि उस समय जो धार्मिक सुधार आंदोलन चले, जैसे चल रहे थे, ब्रह्म सभा जो है वो भी क्या थी, वो धार्मिक सभा थी। उसी तरीके से ये जो परमहंस सभा है ये भी एक प्रकार की धार्मिक सभा थी, और इसका शुभारंभ हुआ। और वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो ये ब्रह्म समाज की ही एक शाखा हुआ करती थी। ये जो परमहंस सभा है ये कुछ और नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्म सभा जो है वो भी एक धार्मिक सभा थी, तो ये भी एक प्रकार की धार्मिक सभा थी, और उसी की एक ब्रांच के रूप में ये महाराष्ट्र में काम कर रही थी। उसी तरीके के प्रचार प्रसार इनके भी हुआ करते थे। लेकिन ये जो सभा थी ये खुल करके सामने महाराष्ट्र में काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि धर्म वहां पर प्रचंड रूप में था और उसका विरोध आसानी से नहीं हो सकता था। उसमें धार्मिक सुधार जो है वो आसानी से नहीं हो सकते थे। इसलिए ये जो सभा थी परमहंस सभा, ये एक तरीके से गुप्त तरीके से, ये गुप्त सभा थी एक प्रकार की। गुप्त सभा का मतलब इसके लोग आपस में मिलकर के चर्चा करते थे और सुधारने की चीजों पर आगे के प्रयत्न किया करते थे। ये गुप्त सभा थी। और धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है वो धार्मिक से हट करके मुख्यतः समाज सुधार की गतिविधियों पे चला गया। समाज सुधार की गतिविधियों पर गया। समाज सुधार का मतलब सामाजिक जो स्थितियां उसको सुधारने पर। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्म सभा जो है ये सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार की जो सुधार थे वो लेकर के आए थे। तो और मैंने कल आपको बताया था धर्म समाज में बिल्कुल ऐसे घुला मिला है कि आप देख ही नहीं सकते उसको अलग से। इन्होंने भी ऐसी चीजों का सुधार करना शुरू किया, लेकिन क्योंकि धर्म का आडंबर बहुत ज्यादा था, इसको रिफॉर्म करना इस संस्था के लिए, इस संस्था के लोगों के लिए इतना आसान नहीं था।
तो उन्होंने धर्म सुधार से धीरे धीरे करके अपने आप को सामाजिक सुधार में परिवर्तित कर लिया था। 1860 में आगे चल करके इसका भी विघटन हो गया। 1860 में इस समाज का भी क्या हो गया, विघटन हो गया। और जब इस 1860 में इसका भी विघटन हो गया, तब आगे चल करके आपको मालूम है कि 1867 में, यही 1867 में आगे चल करके प्रार्थना समाज में एक तरीके से परिवर्तित या प्रवर्धित हो गई। संशोधित रूप यही, इसी का संशोधित रूप जो है वो प्रार्थना समाज के रूप में आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा देखने को मिलती है और जिसमें क्या नाम है, आत्माराम पांडुरंग के प्रयास देखने को। लेकिन इसमें अन्य भी व्यक्ति हैं जिनकी महत्वपूर्ण सहभागिता रही, महत्वपूर्ण सहभागिता अन्य व्यक्तियों की भी रही इसमें। और किसकी किसकी रही इसमें, बहुत ही प्रमुख नाम आप ले सकते हैं, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे एक नाम आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा आरजी भंडारकर, आरजी भंडारकर ये भी नाम आपको देखने को मिलेगा। एनजी चंदावरकर, एनजी चंदावरकर ऐसे करके नाम, तो बड़े बड़े प्रमुख नाम है जो ये मतलब जो है इनके साथ जिनकी सहयोगिता रही। और इसमें भी जो प्रसिद्ध नाम महादेव गोविंद रानाडे जी का जो है, गोविंद रानाडे ये जो है, ये पांडुरंग के साथ जो है, आत्माराम पांडुरंग इनके काफी निकट थे, इनके प्रमुख सहयोगी यही थे। प्रमुख सहयोगी अगर हम देखें तो इनके प्रमुख सहयोगी जो है वो महादेव गोविंद रानाडे है। अब क्योंकि यहां पर महादेव गोविंद रानाडे का नाम आया है जो कि संस्था से अद्वितीय तरीके से जुड़े हैं, तो कुछ पॉइंट्स उनके भी हमें जानने होंगे। जैसे कि 1871 में 1871 में 1871 में यही महादेव गोविंद रानाडे इन्होंने एक समाज की स्थापना करी थी जिसे सार्वजनिक समाज कहा गया। सार्वजनिक समाज। पर्पस वही है, सभी को एक समान अधिकार दिलाना, जाति पात के भेदभाव को मिटाना, और ये मतलब सामाजिक समरूपता और एकरूपता के रूप में जाने जाते थे। और ये जो सार्वजनिक समाज का जो एस्टैब्लिशमेंट किया उसका उद्देश्य भी यही था। सोशली अगर देखा जाए तो कास्टिज्म बहुत ज्यादा प्रभावशाली था उस समय, महिलाओं की दशा बहुत बिगड़ी हुई थी, आर्थिक असमानताएं थीं। इन सब चीजों में सामाजिक समानता लाने का काम इस सार्वजनिक समाज ने किया था या करने का प्रयास किया। और क्योंकि महादेव गोविंद रानाडे इन सब कामों में काफी प्रमुखता से योगदान देते थे और क्योंकि इनका मतलब कह सकते हैं बहुत ही प्रबुद्ध प्रतिभा वाले ये व्यक्ति थे, तो इनको महाराष्ट्र का सुकरात कह करके बुलाया जाता था। महाराष्ट्र का सुकरात। तो आपको अगर कोई पूछे कि भाई महाराष्ट्र का सुकरात कौन है, तो इन्हें ही महाराष्ट्र का सुकरात उपाधि दी गई थी। यही महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते। और जब इन्होंने प्रार्थना समाज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, तो प्रार्थना समाज जो कि सामाजिक सुधार में काफी महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर चुका था, उसने जो है इनका अद्वितीय योगदान रहा। अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज जो है ये किनको ध्यान देता है? प्रार्थना समाज ये ध्यान देता है दलितों पर, जो पिछड़े हुए, अछूत, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, इन सब पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाले
ये प्रार्थना समाज है। जो पीड़ित वर्ग है, पीड़ित वर्ग में आप महिलाओं को भी रख सकते हैं, पीड़ित वर्ग जो सामाजिक रूप से काफी पीड़ित हैं, और इन सब लोगों की दशा सुधारने का काम जो है वो प्रार्थना समाज कर रहा है। अब इनकी दशा कैसे सुधारी जाए, इसके लिए एक रिफॉर्म करने के लिए ग्रुप होना चाहिए, दल होना चाहिए, विचार होने चाहिए उस पर काम करने के लिए। तो कई सारी फिर दूसरी सब एजेंसीज जो है वो खोली गई, दूसरी उपशाखाएं जो हैं प्रार्थना समाज के द्वारा ही खोली गई इन्हीं वर्गों के उत्थान के लिए, जिनमें आपको एक नाम याद रखना है, दलित जाति मंडल। दलित जाति मंडल, ये दलित जाति मंडल का जो स्थापना है, इसका उद्देश्य प्रार्थना समाज के संदर्भ में यही है कि वो जो दलित वर्ग के लोग हैं, डिप्रेस्ड क्लास जो मिशन है उसके रूप में इसको लेकर के आया गया था, और जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको समाज की मेन स्ट्रीम में लाने का काम जो है वो किया जा रहा था। डिप्रेस्ड क्लास मिशन इसको बोलते थे। डिप्रेस्ड क्लास मिशन, दलित जाति मंडल का स्थापना किया गया। इसी तरीके से समाज सेवा संघ, सोशल सर्विस लीग, समाज सेवा संघ का स्थापना किया गया। सोशल सर्विस लीग, इसका भी स्थापना करने का काम जो है वो किसने किया? प्रार्थना समाज ने। और इसमें सब में एक बहुत ही विशेष और एक बहुत ही प्रमुख नाम है, दक्कन शिक्षा सभा। दक्कन शिक्षा सभा, यह नाम आपको अति महत्वपूर्ण तरीके से याद रहना चाहिए। दक्कन शिक्षा सभा का, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी। ये जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, दक्कन शिक्षा सभा जो है, इसको 1884 में शायद स्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। और इसी दक्कन शिक्षा सभा को ही आगे चल करके पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया। इसी को ही पूना फर्ग्यूसन कॉलेज इस नाम से जाना गया। और इस संस्था ने, दक्कन शिक्षा सभा और बाकी दूसरी सभा ने भी समाज सुधार के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। अब इसी में महादेव गोविंद रानाडे को थोड़ा सा अगर हम जोड़ना चाहें तो महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, आगे मैं पूना जो ये जो कॉलेज है इसके बारे में फिर से चर्चा करूंगा, लेकिन रानाडे जी के पास हम वापस जाते हैं। कहीं कहीं रानाडे लिखा रहता है, कहीं कहीं रानाडे लिखा रहता है। तो इनके बारे में मैंने भी आपको बताया कि इनको पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, पश्चिम भारत में इन्हें किस नाम से जानते हैं? पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है इन्हें। अग्रदूत किसको कहते हैं? ये कहते हैं रानाडे जी को, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत। पुनर्जागरण का अर्थ यहां पर यही है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अर्थ यही है कि पश्चिमी भारत में और दक्षिणी पश्चिमी भारत में जो कल्चरल जो डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिलता है, सांस्कृतिक ह्रास जो देखने को मिलता है, उसे फिर से पुनरुत्थान करने का कार्य जो है वो आपके महादेव गोविंद रानाडे जी के प्रयासों से देखने को मिलता है। महादेव गोविंद रानाडे जी ने ही विधवा विवाह
का प्रचलन जो है वो शुरू किया, मतलब उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1891 में इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, इसकी स्थापना करी उन्होंने। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की 1891 में। तो मैंने आपको बताया ना, इनको सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। तो सांस्कृतिक रूप से हम पिछड़ इसलिए गए थे। अब देखिए महिलाओं की दशा तो बहुत ही बुरी है, सती अलग हो रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह हो नहीं रहा है, बच्चियों की हत्या हो रही है, कई बार कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, बाल विवाह हो रहे हैं। ये लगभग पूरे देश में, पूरे भारत भूमि पर ये अलग अलग प्रांतों में ये सब चीजें व्यापित थी। तो महाराष्ट्र में इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया, और उस समय इस एसोसिएशन में और इस तरीके के प्रयासों में साथ देने के लिए एक नाम आपको और याद रखना है, जो महादेव गोविंद रानाडे का बहुत ज्यादा साथ देंगे। उनका नाम है धोंडो केशव कारवे। धोंडो केशव करवे, ठीक है, कहीं कहीं करवे ऐसे भी लिखा रहता है, करवे। तो इन्होंने भी इस फील्ड में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विडो रीमैरिज के जो भी दूसरे कार्य थे, उनको, जो विधवाएं हैं उनको भी समाज में एक व्यवस्थित जीवन जीने, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का जो अधिकार है उनका, उसको दिलाने में काफी योगदान दिया था। और इनके जो सहयोगी केशव कारवे जी जो हैं, इन्होंने 1899 में विधवा आश्रम संघ चलाया था। 1899 में विधवा आश्रम संघ। अब ये जो विधवा आश्रम संघ है जिसको इन्होंने चलाया था, ये किसने चलाया? करवे जी ने, केशव करवे। इसे विडो होम के रूप में जाना जाता था नॉर्मली, इसको हम लोग विडो होम के रूप में भी कई बार पढ़ते हैं, विडो होम। तो महाराष्ट्र में विडो होम या विधवा आश्रम संघ जो है इन्होंने चलवाया है, और ये महादेव गोविंद रानाडे के प्रमुख सहयोगी रहे हैं। ये जो विधवा आश्रम संघ है, इसमें तमाम सारी, जैसे मान लेते हैं कोई विधवा हो गया तो पहले जो है उसको सती होना पड़ता था, तो सती प्रथा को रोकने के लिए विधवा जो है उसको बचाया जाएगा। अब जब बचा लिया गया उसे अगर किसी तरह, तो अपना सामाजिक जीवन बहुत हेय दृष्टि से वो जीवित रहती थी, उसको बहुत ही असम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो उनको सम्मान वापस लाने के लिए इन्होंने एक संघ यही बनाया है, विधवा आश्रम संघ, विडो होम। और यहां पर विधवाओं को ला करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्किल किया जाता था, एक तरीके से कह सकते हैं मोटिवेट किया जाता था। और एक, जैसे एक सामान्य व्यक्ति का जो जीवन है, उस जीवन को निर्वहन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था, और उस चीज के लिए उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जाता था। छोटे मोटे कार्य, घरेलू और इस तरीके की जो चीजें थी, और उनमें उनको इन्वॉल्व किया जाता था, जिससे कि वो भी एक सामान्य जीवन जी सके, समाज उनका बहिष्कार न करे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फर्ग्यूसन कॉलेज के बारे में बताया था। तो वो जो फर्ग्यूसन कॉलेज है, जिसे दक्कन शिक्षा सभा के रूप में जाना जाता था, उसी फर्ग्यूसन कॉलेज में करवे जो हैं वो अध्यापक के रूप में भी थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो थोड़ा सा चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज में केशव करवे जो थे ये अध्यापक थे। और केशव करवे जो हैं ये भी जो हैं विदुर थे। विदुर समझते हैं? जैसे स्त्री का पति जब मर जाता है तो उसे विधवा बोलते हैं, और पति की स्त्री यानी कि पत्नी में अगर डेथ हो जाती है तो उसे विधुर कहा जाता है। विधुर, विधुर, थोड़ा सा गलत हो गया, विधुर, ठीक है। तो ये विदुर थे, विदुर जो भी।
और इन्होंने भी रीमैरिज करी हुई थी। तो जब एक पुरुष रीमैरिज कर सकता था तो स्त्री क्यों नहीं कर सकती थी? ऐसे विचार उनके थे। 1893 में उन्होंने एक विधवा से 1893 में एक विधवा से उन्होंने विवाह भी किया, विधवा से विवाह किया। ठीक है, तो ये चीज भी हमको यहां पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और क्योंकि इससे हमको ये समझ में आता है कि डेफिनेटली वो जो रीमैरिज सिस्टम है उसको प्रोपोगेट करने में, उसको बढ़ावा देने में इनका योगदान रहा है। 1916 में इन्हीं केशव कर्वे जी ने 1916 में 1916 में स्त्री शिक्षा के लिए बंबई में एक संस्था की स्थापना करी। बंबई में एक संस्था की स्थापना करी जिसे हम कह सकते हैं, मतलब एक कॉलेज था जिसे हम कह सकते हैं कि भारत में स्त्री शिक्षा के लिए प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय, प्रथम महिलाओं के लिए प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय, ये जो है इन्होंने शुरू किया था। तो ये भी एक अद्वितीय योगदान है भाई। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने विधवा आश्रम संघ की स्थापना करी है और उसके माध्यम से विधवाओं को एक सामान्य जीवन जीने का एक आधार प्रदान किया। साथ ही साथ 1916 में स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की जो है वो स्थापना भी की है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आया कि ये सब लोग जो कि प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सामाजिक सुधार का कार्य कर रहे हैं। तो हम ये बिल्कुल निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज ये भले ही ब्रह्म समाज का स्वरूप हो, ब्रह्म समाज का स्वरूप रहा हो, लेकिन ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज में एक मूल अंतर अंत में हमको ये देखने को मिलता है कि ब्रह्म समाज धार्मिक सामाजिक दोनों प्रकार के सुधार लेकर के आता था, लेकिन प्रार्थना समाज जो है वो सामाजिक सुधार पर अधिक बल देता चला गया। हालांकि ये भी जो है बौद्धिक एकतावादी संघ के रूप में है, संगठन के रूप में है, लेकिन धार्मिक सुधारों की अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो प्रार्थना समाज जो है वो सामाजिक सुधारों की ओर अधिक बल देता है। तो प्रार्थना समाज के कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, अगर उनको समझने का कार्य करें तो हमको ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम ये किस आधार पर कह रहे हैं कि भाई ब्रह्म समाज धार्मिक सुधार आंदोलन भी था लेकिन प्रार्थना समाज नहीं था। तो इसके अगर हम जो उद्देश्य है अगर उसको जरा देखें, उसको समझने का प्रयास करें, तो इसमें जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना ये शामिल है। और जब हम बात कर रहे हैं जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना, तो ये एक सोशल रिफॉर्म के अंतर्गत गिना जाएगा, सामाजिक सुधार के अंतर्गत गिना जाएगा। स्त्री शिक्षा प्रोत्साहन, स्त्री शिक्षा प्रोत्साहन। और जब हम स्त्री शिक्षा प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं तो यह भी एक प्रकार से सामाजिक सुधार की ओर आया। स्वाभाविक सी बात है, इसी में आप विधवा पुनर्विवाह जोड़ लीजिए, विधवा पुनर्विवाह समर्थन। तो यह भी एक प्रकार का क्या है जो कि सामाजिक सुधार ज्यादा दिखाई देता है बजाय कि धार्मिक सुधार के। इसके अलावा विवाह की आयु में वो फिर चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो, इनकी आयु में वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि बाल विवाह ना हो, ऐसे प्रयास इस संस्था ने अधिक किए। और इन सब चीजों से हमें समझ में आता है कि ये सब जो है सामाजिक सुधार के एक रूप हैं, सामाजिक सुधार। इसमें धार्मिक सुधार हमको देखने को नहीं मिल रहा है,
जैसे अब धार्मिक सुधार का मतलब कैसे, ब्रह्म समाज में आप देखिए कर्मकांड जो है उसको अस्वीकार किया गया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, अनेकेश्वरवाद जो है उसको अस्वीकार किया गया है, एकेश्वरवाद को स्वीकार किया गया है कि एकेश्वरवादी होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो सारे काम है इसको भी ब्रह्म समाज में स्थान दिया गया है। तो ब्रह्म समाज इसके साथ साथ यानी सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक सुधार को भी लेके आता है। लेकिन प्रार्थना समाज में ये सारी चीजें जो धार्मिक सुधार के रूप में मैंने बताई वो इसमें एब्सेंट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था डिपेंड्स ऑन रिलीजन। इसी तरीके से स्त्री शिक्षा ये भी कहीं ना कहीं धर्म का ही ओछापन था, समाज में व्याप्त था। विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह ये सब कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में किए जाने वाले सामाजिक कुरीतियां थी, जिसको इस संस्था ने, इस प्रार्थना समाज ने बड़ी अच्छी तरीके से उठाया। धोंदो केशव कर्वे, महादेव गोविंद रानाडे, विष्णु शास्त्री, इन सब लोगों ने मैंने बताया कि महत्वपूर्ण योगदान दिए इस समस्त कार्य में। ये जो भी समाज सुधार के प्रार्थना समाज के कार्य हुए इसमें स्वाभाविक सी बात है कि धार्मिक या सामाजिक सुधार के रूप में इसका भी एक अद्वितीय योगदान है। 1901 में महादेव गोविंद रानाडे की मृत्यु हो गई। 1901 में रानाडे जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। स्वाभाविक सी बात है कि ये एक बड़ा लॉस था प्रार्थना समाज के लिए। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्या रानाडे जो हैं वो आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? क्योंकि आपने इनको ज्यादातर सामाजिक सुधार के कार्यों से देखा। धर्म पर अगर हम इनके विचारों को देखें तो ये आस्तिक हैं। और कितना आस्तिक हैं इस बात को बताने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी थी, अपनी आस्तिकता के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए थे, और उस पुस्तक का नाम था एक आस्तिक की धर्म में आस्था। एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ये इनकी किताब का नाम था। तो इस माध्यम से आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनकी एक बुक भी है जिसको आप चाहें तो याद रख सकते हैं। और आपको मैं एक और, क्योंकि महादेव गोविंद रानाडे जी की बात यहां तक हुई है तो एक और मैं आपको बात बता दूं। महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। अगर हम यहां पे इसको जोड़ने का प्रयास करें तो रानाडे जो थे ये कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इनके क्या हैं, राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु। कौन है राजनीतिक गुरु, रानाडे, किसके, गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो प्रार्थना समाज से अलग मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़ा सा आपको अलग से याद रखना है, क्योंकि महादेव गोविंद रानाडे का बार बार नाम आ रहा था तो इसलिए मैंने आपको बताया। हालांकि ये मतलब संस्था भी जो है अद्वितीय रूप से कार्य करती हुई नजर आती है आपको। अब क्योंकि ये थोड़ा कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और पश्चिम भारत का जो हिस्सा है उसके आसपास थोड़ा ज्यादा इसका प्रभाव रहा, तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भी इसका प्रभाव रहा है। उदाहरण के तौर पे जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में इसका यानी कि प्रार्थना समाज का या प्रार्थना जो सभा है, प्रार्थना समाज जो है, इसका जो विचार है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे बड़ा जो नाम आता है वो तेलुगु भाषा के एक विद्वान है वीरेशलिंगम पुंटुलु, ऐसे करके कुछ नाम है, वीरेश लिंगम
पुंटुलु, यस ये नाम। तो वीरेशलिंगम पुंटुलु जो है ये इनको श्रेय जाता है दक्षिण भारत में जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज, इसका प्रचार प्रसार करने का, प्रचार प्रसार इन्होंने किया है। ये चीज एक पॉइंट के रूप में हमको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और अगर हम इनको कहें तो ये तेलुगु भाषा के काफी प्रबुद्ध विचारक रहे हैं, तेलुगु भाषा के उद्भट विद्वान इनको कहा जा सकता है। ठीक है, ठीक। तो तेलुगु भाषा के काफी ज्ञाता रहे हैं, काफी अच्छे, और उन्होंने ही दक्षिण भारत में वीरेशलिंगम पुंटुलु इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। और इसी तरीके से उत्तर भारत में, पंजाब में, उत्तर भारत में पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में इसका प्रचार प्रसार हुआ इसी तरीके से जैसे दक्षिण भारत में इन्होंने किया। तो इसी तरीके से उत्तर भारत में इसका जो प्रचार प्रसार किया है वो दयाल सिंह ने किया है। इन्होंने किया है दयाल सिंह। और हो सकता है कि अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो आप लोगों ने दयाल सिंह कॉलेज का नाम सुना होगा, दयाल सिंह कॉलेज। इन्होंने दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना भी करी थी 1910 में, 1910। तो ये कुछ दूसरी जगहों पर प्रार्थना समाज के प्रचारक थे। तो आई होप कि प्रार्थना समाज के बारे में तमाम सारी जो जानकारियां आपको दी जानी चाहिए थी वो मैंने दी हैं, और आपको अच्छी तरीके से प्रार्थना समाज के बारे में स्पष्ट भी हो गई होंगी सारी चीजें। कई सारे दूसरे समाज सुधारक और उनके द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं के ऊपर अभी चर्चा करना शेष रह गया है। इन पर चर्चा करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, अगले एपिसोड में करेंगे। आज वाले एपिसोड में सिर्फ यहीं तक हम रखेंगे इसको। और ये जो आपने पढ़ा है इस चीज को, या इसके जो भी पॉइंट्स हैं उनको इसी रूप में एनोटेशन में आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ये आपको वीरत दुबे 01 टेलीग्राम से मिलेंगे। आप अपने विचार सामाजिक सुधार से संबंधित कैसे रखते हैं उसे आप टेलीग्राम में या फिर हमारे फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, जहां हम वीरत दुबे 0 नाम से ही आपको मिलेंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में कहीं पर भी जुड़ सकते हो आप हमसे। ये बैच 3 है, ये स्टार्ट हो चुका है और अब इसमें एडमिशन खत्म होने वाले हैं। 7 अप्रैल को एडमिशन ओवर हो जाएगा। कोड का इस्तेमाल करिए वीरत लाइफ, और इस कोड का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी इस बैच में एडमिशन लीजिए। ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप इसे स्कैन करके इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम है, इसे इस्तेमाल करके आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वीरत दुबे 01 नाम से हम हर जगह मिलेंगे। आशा करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, आपने बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखी होंगी। फिर इसी तरीके के सत्र के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।